वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में जो पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर है राष्ट्रीय संघ। ये एक थोड़ी दिक्कत है तो मैं बता देती हूँ उसके बारे में। राष्ट्रीय संघ का मतलब था वो जो आज का हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, बिल्कुल उसी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया गया था। उसका नाम क्या था? राष्ट्र संघ। तो ये वही वाला राष्ट्र संघ है। तो एक बात थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि 1945 में बनाया गया और अभी तक चलता आ रहा है, उसी से पहले एक और राष्ट्र संघ उसी मुद्दे पर बनाया गया था। उसका नाम है सिर्फ राष्ट्रीय संघ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और जो राष्ट्रीय संघ था उसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था। तो अब हम जरा थोड़ी सी कहानी को पीछे लेके जाते हैं, फिर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। तो 1914 से लेकर 1918 में जो विश्व युद्ध चला था उसमें जो हानि हुई थी, जो लोगों का नुकसान हुआ था, जो उसके कारण थे, वो ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तो उसके अंदर ये चीज दिखाई गई थी कि मतलब दुनिया जो है एक बहुत बड़े खतरे में जूझ रही है, कि जहां अगर एक दूसरे को के साथ जो विश्वास है वो खत्म होते हैं तो फिर युद्ध उसमें उस परिस्थिति में युद्ध हो जाता है। तो उन्हीं युद्धों की समाप्ति करने के लिए 1919 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद जो हमारा ये विश्व युद्ध था इस पे विराम लगा था, तो उसी पेरिस सम्मेलन में एक संगठन की बात की गई। उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय संघ। अब राष्ट्रीय संघ के बारे में बात कर लेते हैं। भाई, राष्ट्रीय का संघ यानी जो राष्ट्रों का संघ, बहुत सारे देशों का एक झुंड, वो क्या हो गया? राष्ट्रीय संघ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पेरिस सम्मेलन में इसकी बात की गई थी। अब आगे क्या हुआ कि भाई 1919 के पेरिस सम्मेलन में जितने भी मित्र राष्ट्र थे, यानी जितने भी राष्ट्र ऐसे थे जो वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे, या जिन लोगों ने जिन देशों ने इंसानियत के हित में काम किया, उन सबको मित्र राष्ट्र का नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह से 14 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इसकी प्रस्तावना रखी और क्या कहा कि भाई एक राष्ट्रीय संघ होना चाहिए, ताकि जो आने वाला हमारा वक्त है उसमें कोई युद्ध ना हो और ना ही ऐसी कोई जान मान की हानि हो। तो वही खतरे के विरुद्ध कार्यवाही, ये जो कार्यवाही हो रही थी, मतलब किसी का थोड़ा सा विश्वास पे डंका लग रहा था तो वो क्या कर रहे थे, वहां पे युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध को, उन लड़ाइयों को, उन अविश्वास को खत्म करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संगठन का निर्माण हुआ उसका नाम राष्ट्रीय संघ था। अब राष्ट्रीय संघ का हुआ क्या? 28 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय संघ जो था, मतलब उसकी प्रस्तावना पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। वार्सराय के नाम से इसकी संधि बोली जाती है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और स्टार्टिंग में इसमें कितने देश थे? सिर्फ और सिर्फ 32 देश थे। तो जो राष्ट्रीय संघ बनाया गया तो उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 32 देशों ने सहानुभूति अपनी दिखाई थी। बाद में इसमें थोड़ी सी संख्या बढ़ी थी। और ये भी एक सवाल है जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल तो यही आता है कि भाई राष्ट्रीय संघ को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो वो तो हमें सीधा पता है, युद्धों को रोकने के लिए। जो सेम रीजंस यूनाइटेड नेशंस के लिए हैं वही सेम रीजन लीग ऑफ नेशंस के लिए भी है। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर लीग ऑफ नेशंस बना दिया गया था तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये दोनों चीजों में जो डिफरेंस है वो मैं बता दूंगी। आगे इसके लक्ष्य क्या थे कि मतलब राष्ट्र संघ हमने बना तो दिया, अब राष्ट्र संघ बनाने का मेन रीजन क्या था, मुद्दा क्या था, कि बनाने में हमें सबसे ज्यादा जरूरत चीज है, हमने क्या चीज हाईलाइट्स करी कि भाई ये चीज होनी चाहिए। तो क्या क्या थी? राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य था। मतलब राष्ट्र संघ देशों का एक ऐसा संगठन जो देशों को आपस में लड़ने झगड़ने से या अविश्वास की नीति से रोक सके। तो वही यहाँ पर क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट था, कि मतलब ऐसा राष्ट्र संघ के द्वारा जो देश आपस में थोड़े से मन मुटाव में है या किसी तरह के अविश्वास में है, तो उनके अविश्वास को खत्म करने के लिए, उनके मन मुटाव को खत्म करने के लिए राष्ट्र संघ को, यानी अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्र संघ का सबसे ज्यादा यूज किया गया। दूसरा, सैन्य क्षमता में कमी। दूसरी बात राष्ट्र संघ में ये बोली गई कि भाई जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे, अपनी सेनाओं में जो उन्होंने वेपनाइज कर रखा है खुद को, क्या हथियारों की होड़ कर रखी है, इसको क्या करें, थोड़ा लिमिट में करें। क्यों? क्योंकि हथियारों की जरूरत तभी तो होगी जब हमें लड़ना होगा। और यहाँ क्या कहा जा रहा है
कि लड़ाइयों पर क्या लगे, विराम लगे, कि जो युद्ध है वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, रुक जाए। तो वहीं सैन्य क्षमता पर क्या बोला गया कि भाई कमी के बारे में बात की जाए, यानी निशस्त्रीकरण के बारे में बात की गई। तीसरी पॉइंट, बाहरी आक्रमण से बचाव। बाहरी आक्रमण से बचाव कि मतलब कोई बाहर का देश कुछ ऐसी हरकत ना करे कि अनजाने में कोई हमला कर दे, मतलब बिना बताए कोई हमला कर दे, बिना किसी बात के कोई वो किसी पर वार कर दे, या अपरंपरागत स्रोत वो इस्तेमाल करे हमले के लिए। तो इन चीजों से क्या बोला गया कि भाई जो ये हमले हैं, ये या जो अविश्वास की जो नीति उस टाइम चल रही थी, इसको क्या किया तब कि भाई बाहरी खतरों से हमें ये टेंशन फ्री हो जाए हम कि बाहर का कोई देश अचानक से हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगा, कि हमारे साथ अचानक से कोई काम नहीं करेगा। क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता से यहाँ पर जो राष्ट्र संघ में बात की गई वो क्या किया गया था कि मतलब किसी भी देश की जो बाउंड्री लाइंस है, उन बाउंड्री लाइंस की जो हिफाजत की जाएगी, वो हिफाजत कैसे की जाएगी, राष्ट्र संघ के द्वारा। यानी कि राष्ट्र संघ इस बात की पूरी एश्योरेंस देता था, देगा कि मतलब जो बाहर के जितने भी देश इस सब में ऐड हुए हैं, राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का पालन करेंगे। उनके साथ किसी भी तरह का कोई हसर या किसी तरह की कोई अविश्वास वाली चीज नहीं होगी। तो राष्ट्र संघ में इन सारी बातों पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाईलाइट किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्र संघ में बात की गई वो क्या थी कि भाई पुरुष और स्त्रियों के जो अधिकार थे उनको क्या किया गया, उनको हाईलाइट्स किया गया। उनको बोला गया कि जो पुरुष और स्त्रियों के अधिकार थे, उन अधिकारों को साथ में एक बराबर किया गया। स्त्रियों के अधिकार जो थे उनकी अलग हिफाजत की गई, जो पुरुष के अधिकार थे उनकी अलग हिफाजत की गई। इसके अलावा इसमें आगे बात कही गई कि अफीम पर रोक, यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय तरीके की कुछ ऐसी ड्रग्स जो लोगों के लिए नुकसानदायक हो या किसी देश के हित के लिए नुकसानदायक हो, उन पर गैर कानूनी तौर से व्यापार पर राष्ट्र संघ में रोक लगाने की बात भी की गई। यानी कि जरूरत लायक या फिर जो गैर कानूनी ऐसी चीजें होती हैं या माफिया होते हैं जो अफीम या किसी भी तरह की गोला बारूद की जो इधर से उधर आवाजाही करवाते थे, उन पर भी राष्ट्र संघ में रोक लगाने की बात की गई। तो ये सारे वो चीजें थी जिसमें राष्ट्र संघ के लक्ष्यों की बात बताई गई। तो एक बार मैं लक्ष्य दोबारा से रिवाइज बता देती हूँ। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, कि मतलब राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी कि एक दूसरे का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सैन्य क्षमता में कमी, यानी कि तुम सेना को इतनी बढ़ाने की मतलब जो निशस्त्रीकरण था उस पर बात की गई थी कि तुम निशस्त्रीकरण को सहयोग करो। दूसरा, बाहरी आक्रमण से बचाव, के इस तरह का कोई अविश्वास पैदा ना हो कि कोई भी देश आपस में किसी तरह से अविश्वास वाली बात करके युद्ध को शुरू करे। इसके अलावा क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता यानी राष्ट्र संघ ने ये भी कहा कि जितने मित्र राष्ट्र हैं वो साथ मिलकर एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता की पूरा सम्मान करेंगे। स्त्री और पुरुष के अधिकारों की बात यहाँ पर की गई। अफीम गैर कानूनी तौर से अफीम की आवाजाही या फिर व्यापार पर रोक लगाने की बात की गई। अब राष्ट्रीय संघ के अंग क्या क्या थे, जिस तरह से मैं एक बार दोबारा से कंपैरिजन कर देती हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अंग हैं वो एक महासभा है, इसके अलावा एक हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि जो सुरक्षा परिषद है, दूसरा न्यायालय अलग। यानी जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके अंग बहुत सारे हैं, बट राष्ट्र संघ में अंग इतने सारे नहीं थे। कुछ मोस्ट 4 अंग इसके सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थे। तो पहला, सभा। राष्ट्र संघ की सभा में बताया गया था कि जितने लोगों ने राष्ट्र संघ पर साइन किए थे उन सभी लोगों को राष्ट्र संघ की सभा में ऐड किया गया। यानी कि और उनके पास क्या होता था, जिस तरह से हमारे यूनाइटेड नेशन में होता है एक वोट, यानी वो लोग एक वोट डालते थे और एक वोट के साथ उनका मत, उनकी मर्जी थी उसके बारे में बताया जाता था। इसके अलावा जो महासभा के लोग थे, जो सबके पास एक एक वोट था, और जो इसका मेन महासचिव होता था वो इसके बारे में जो भी मुद्दे आते थे उनके बारे में चर्चा विचार किया करता था। इसके अलावा जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी कि पहले जो राष्ट्र संघ में देश थे वो 32 थे। कुछ सालों के बाद वो उन देश की जो संख्या थी बढ़ के 45 हो गई थी, और फिर 1934 तक ये संख्या 60 हो गई थी। यानी 60 देशों ने 1934 तक राष्ट्र संघ में ऐड
हो गए थे। इसके अंदर एक और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो परिषद में आएगी। तो सभा के बारे में पता चल गया, यानी जितने लोग इसमें ऐड थे उन सब लोगों के पास क्या था, एक एक वोट था, उन सब की एक सीट होती थी और वो लोग अपना मत, अपनी जो राय थी, मशवरा था, उसको दे सकते थे। दूसरी चीज थी परिषद। तो परिषद के अंदर क्या होता था कि भाई परिषद के अंदर बात की गई कि 5 मुख्य सदस्य होंगे। तो उन 5 मुख्य सदस्यों का नाम क्या था, उन्होंने बोला गया है, अभी सदस्य बने नहीं है, बोला गया पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली और 5वां जापान। लेकिन क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ के वायसराय संधि पर साइन नहीं किए थे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। तो कितने सदस्य बचे, 4, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जापान। अब इसी तरह से क्योंकि 4 इसके मुख्य सदस्य हो गए, स्थायी सदस्य हो गए, और इसके अलावा 5 सदस्य अस्थायी सदस्य थे, 5 अस्थायी सदस्य, 4 स्थायी सदस्य। तो परिषद के अंदर बाद में जो 1926 में जो जर्मनी थी, जर्मनी इसका स्थायी सदस्य बनी, और 1934 में सोवियत संघ यानी कि रशिया इसका स्थायी सदस्य बना। लेकिन 1934 तक जर्मनी, 1934 तक जो इटली और जापान राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग चुके थे। तो यहाँ से हमें बात पता चली कि भाई जो सचिव जो परिषद था, परिषद के अंदर 4 स्थायी सदस्य थे जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जापान थे। अमेरिका ने साइन नहीं किए थे, इसलिए अमेरिका सदस्य नहीं बना था। बाद में सदस्य संख्या ऐड हो गई और सदस्य संख्या जो स्थायी सदस्य की संख्या थी वो तकरीबन 9 तक पहुंची, और जो अस्थायी सदस्य की संख्या थी वो 15 तक पहुंच गई। यानी कुछ भी इसमें मतलब परमानेंट एक तरह से नहीं बनाया गया था। दूसरी चीज आगे हम बात करते हैं सचिवालय की। तो सचिवालय में एक महासचिव था इसके अंदर, जो सारे विषयों पर चर्चा करता था कि भाई कौन से देश के साथ वार्तालाप करनी है, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ कैसा मुद्दा है, ये सारी बातें यहाँ होती थी। और इसके अंदर जो सचिवालय का महासचिव था वो ही इन सब चीजों पर देखरेख करता था। तो सचिवालय का सिस्टम ये था। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें अंग था वो था न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कोई भी ऐसा संगठन जो विश्व स्तर की सुरक्षा के लिए बना हो उसमें न्यायालय होना आवश्यक है। यानी जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आगे ही क्या था कि न्यायालय में वही अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दों की बात की गई थी, लोगों के अधिकारों की, उनकी मतलब फूड सिक्योरिटीज वगैरह की। इसके अलावा बात की गई थी उनके बच्चों की मजदूरी वगैरह की, या उनके एजुकेशन लेवल की बात भी यहाँ पर की गई थी, या किसी भी तरह का ऐसा कोई हनन जो नहीं होना चाहिए, उन सारे हनन की बात इसमें न्यायालय में की जानी थी। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि अगर 1919 में राष्ट्र संघ बन गया था तो फिर जर्मनी में नाजीवाद या दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो वहीं आगे बताया जाए सफलता के कारण। तो भाई सफलता क्या मिली कि जो राष्ट्र संघ को सफलता मिली, तो सफलता ये मिली कि कुछ ऐसे मुद्दे बीच में उभरे जो देशों को आपस में लड़वा सकते थे, लेकिन राष्ट्र संघ एक मंच था और उनने देशों को एक ऐसी जगह प्रदान करी जहां वो अपनी बात रख सकते थे, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते थे। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे राष्ट्र संघ में सॉल्व हुए हैं जो सफलतापूर्वक जिनका समाधान निकाला गया। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्र संघ का एक अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो बहुत सारे देशों के जो मसले थे, आर्थिक मसले थे या उनके राजनीतिक मसले थे, वो राष्ट्र संघ में सुधरे। अब विफलता का कारण क्या था? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये वाली बात हमें समझ में आ जाती है कि भाई राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं कमजोर रहा, तभी तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो ऐसा क्या रीजन था? तो भाई विफलता के कारण क्या थे? विफलता के कारण थे सबसे बड़ा कारण कि ये आपसी सहयोग को इतने अच्छी तरीके से बना नहीं पाया, और जो विश्व स्तर की सुरक्षा थी वो भी ठीक से मेंटेन नहीं हुई। इसके अलावा निशस्त्रीकरण रहा कि जो निशस्त्रीकरण संधि थी उस पर भी साइन नहीं हुए। और एक और बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि अमेरिका भी इसके अंदर नहीं था। अब क्योंकि 1917 से लेके 45 तक अमेरिका ने काफी तरक्की हासिल की है, तो एक ऐसा देश जो काफी इम्पोर्टेंट रहा हो विश्व युद्ध में भी और विश्व युद्ध के बाद भी, तो उस देश का संगठन में शामिल न होना
डेफिनेटली काफी ज्यादा एक विकलांगता के रूप में हमें नजर आ सकता है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्र संघ के होते हुए विश्व में क्या हुआ और क्यों फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया या उसके क्या नेक्स्ट फायदे थे। तो भाई 1919 से 1942 तक तकरीबन राष्ट्र संघ रहा है और 45 में तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया था। तो इस दौरान हमें पता है जर्मनी की जो भी लड़ाई हुई है, हिटलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नाजीवादी, तो ये भी हम जान चुके हैं 1939 से लेकर 1945 तक विश्व युद्ध चला है और विश्व युद्ध चलने के बाद जो लोगों की जान मान की हानि हुई है, उनकी संपत्ति की हानि हुई है, अविश्वास पैदा हुआ है, ये सारी चीजें मतलब राष्ट्र संघ के होते हुए भी राष्ट्र संघ इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया था। तो वही लोगों ने ये चीज चेक की कि ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्र संघ विश्व युद्ध को रोक नहीं पाए। तो वही उसका रीजन क्या था भाई, ऑलरेडी हमें पता है निशस्त्रीकरण लागू नहीं करवा पाया था, विश्वास नहीं बनवा पाया था, अमेरिका ऑलरेडी शामिल नहीं था, ज्यादा चीजें परमानेंट नहीं थी। पहले इटली और जापान ने अपना ऑलरेडी जो स्थायी सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था कि मतलब कोई भी जिसका मन कर रहा है वो सदस्यता छोड़ रहा है, ऐसा कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक रीजन था राष्ट्र संघ की थोड़ी सी कमजोरी पे। इसके अलावा एक रीजन और भी था कि देश बहुत कम थे, यानी बहुत कम लोग इसमें शामिल हो पाए थे। स्टार्टिंग में हमने 14 मित्र देश देखे हैं, फिर स्टार्टिंग हुई तो 32 लोग थे। 1919 में बना और 1934 तक भी सिर्फ 60 देश इसमें ऐड हो पाए। तो यानी लोगों का जो विश्वास था राष्ट्र संघ में वो इतना अच्छा मजबूत हमें नजर नहीं आया। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो राष्ट्र संघ की विफलता के कारण बने। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर राष्ट्र संघ विफल रहा तो फिर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया, जहां हमने ये चीज देखी कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो राष्ट्र संघ में सॉल्व हुए थे। हालांकि राष्ट्र संघ का ये मतलब नहीं है कि वो कोई विश्व की सरकार है या ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई ऐसा मतलब है कि वो कोई विश्व की सरकार है। ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जो लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक या उनकी बातचीत के लिए उन्हें एक मंच देती है, जंग रोकने का एक उपाय देती है। लोगों को उम्मीद होती है कि लड़ाई सीधे होने के बजाय शायद बातचीत से मसले का हल भी निकाला जा सके। तो वही हमें यहाँ पता चला कि राष्ट्र संघ की जो विफलता के कारण थे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या थे कि मतलब वो ज्यादा ठीक तरीके से लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पाया था। लेकिन क्योंकि राष्ट्र संघ का काफी अच्छा काम रहा था और काफी सारे मुद्दे हल हुए भी थे, तो वहीं हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डाल दी। और क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका था, तैयार हो चुका था और इंडिया भी उसमें शामिल हो चुका था 51 कंट्रीज के साथ। और बहुत जल्द ही, क्योंकि उसके डेफिनेटली संयुक्त राष्ट्र संघ में वो सारी कमियां जो राष्ट्र संघ में थी उनको खत्म कर दिया गया, यानी कि स्थायी सदस्य की संख्या 5 कर दी गई, परमानेंट 5, नो वन, कोई चेंज नहीं कर सकता। अस्थायी की परमानेंट कर दी गई। जो महासभा के लोग हैं उनका वोट कर दिया गया, जो न्यायालय हैं उनका वोट कर दिया गया, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनको अलग कर दिया गया। यानी जितनी कमियां राष्ट्र संघ में थी उन सारी कमियों को खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ में उन सबके बदले अच्छाइयां डाल दी गई। और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य थे वो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और चाइना थे, जो पहले सोवियत संघ थे, बाद में हमारे चेंज होकर रशिया हुआ है वो। तो यहाँ हमें पता चला कि भाई एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ बनाया क्यों, तो सीधा सीधा पता चल गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, सेना की क्षमता जरूरी है, एक दूसरे का विश्वास, क्षेत्रीय अखंडता, ये सारी चीजें जरूरी हैं। बता दिया गया 28 अप्रैल को बनाया है ये 1919 में पहली संधि में इसके बारे में बात की गई थी। इसके अलावा इसके अंदर 4 मुख्य अंग है इसके, सभा है, एक आम सभा और परिषद है, सचिवालय है, न्यायालय है। सफलता काफी हुई है, इसके अलावा विफलता के भी कारण रहे हैं और विफलताओं के कारण को ध्यान में रखते ही हमने आज संयुक्त राष्ट्र संघ में वो सारी विफलताएं खत्म कर दी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।